ठीक है, तो जैसे हम रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में अभी तक पढ़ते आ चुके हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो याद रखना है। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, पर उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब अगर मान लीजिए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर हम अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, और अगर वो एक्सेलरेशन पता लगाना है तो उसका एक पूरा डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। मैं आपको डायरेक्टली उसका रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो याद ये रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन है। अभी एक्सेलरेशन कहां है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। ये एक्सेलरेशन क्या करता है, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बल्कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, इस डेरिवेशन में जो 11th स्टैंडर्ड में जो रिजल्ट आया था वो था AR इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R बार। यहां पर अगर आप ध्यान से देंगे तो ये माइनस की साइन है, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन है और ये आपका रेडियल वेक्टर है। अगर हम माइनस की साइन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये कि हमारा रेडियल वेक्टर और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जब कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करते वक्त उसे जो टाइम लगता है एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए वो फिक्स होता है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2π/ω, और एक गिवन यूनिट टाइम के अंदर एक पार्टिकल कितनी बार ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितनी बार वो उस चीज को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड है। तो जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये पॉइंट्स हमारे सामने बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। नंबर 1, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जिस एक्सेलरेशन की वजह से वो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर R इन वेक्टर फॉर्म। जब भी कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसे जो टाइम लगेगा एक कंप्लीट सेट करने के लिए वो फिक्स होगा, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 2π/ω, एंड देन एक यूनिट टाइम के अंदर एक पार्टिकल कितनी बार इस मोशन को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ये तो एक मोशन हो गया। उसी तरीके से एक सर्कुलर मोशन की कैटेगरी हमें डिस्कस करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम इसके सामने रख के स्टडी करेंगे तो हमारे लिए स्टडी करना आसान होगा। जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म में चेंज ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होगा वेलोसिटी का। मतलब वेलोसिटी अगर आप सोचिए, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड है, सो इस पॉइंट पर हो सकता है कि वो 12 मीटर पर सेकंड हो या उससे कम हो, मतलब सेम नहीं होगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिफर कर रहा है और दूसरी चीज उसका डायरेक्शन भी डिफर कर रहा है। तो इन दोनों में जो पहला डिफरेंस आपको समझ में आएगा वो ये कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन चेंज होता रहता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होते रहते हैं। अब चेंज होने का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज भी। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी होगी। अब एक सवाल आएगा कि जैसे यहां पर हमारे पास एक एक्सेलरेशन था, जो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, यहां पर हमारे पास दो एक्सेलरेशंस होंगे। एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब डिफरेंस में एक चीज याद रखनी है, और वो ये कि जैसे यहां पर एक एक्सेलरेशन था यहां पर दो होंगे।
एक होगा अलोंग द टेंजेंट और एक होगा अलोंग द रेडियस। अब इनका क्या काम होगा, ध्यान रखिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और रेडियल एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो याद ये रखना है कि दोनों एक्सेलरेशन का काम क्या है। एक का काम है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज करना और एक का काम है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी को चेंज करना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों हो रहा होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूअस और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है। इस वजह से हमें कितना एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें दो। द नंबर वन एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एंड सेकंड वन इज रेडियल। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन था, दैट वाज रेडियल। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना था, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी यही है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं एक क्वांटिटी से जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये भी 11th स्टैंडर्ड के अंदर पार्ट हो चुका है, बस खाली आपको याद रखना है कि अगर वेलोसिटी जिस तरीके से चेंज होती है चलने वाली, वैसे घूमने वाली वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, इसको समझने के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल है जो कि है सीलिंग फैन। जब भी हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके उसका जो ओमेगा है वो इंक्रीज होने लग जाता है और फिर वो एक कांस्टेंट स्टेट पर आ जाता है और फिर जब हम उसको ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे करके उसका जो ओमेगा है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ओमेगा मतलब उसकी घूमने वाली रफ्तार वो कम होने लग जाती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है मतलब उसकी जो घूमने वाली रफ्तार है अगर वो कम हो रही है तो अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको सामने रिलेट करके क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो ये कंसेप्ट अगर हमारे सामने है तो इसे समझना आसान है। तो जो भी बोर्ड पर बातें लिखी हैं इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूरा एक शॉर्ट समरी समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टडी किया था सर्कुलर मोशन के बारे में, तो उसके अंदर हमने दो कैटेगरी स्टडी कर ली थी कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पार्ट में आता है। डिफरेंस दोनों में देख लिया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक ही एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दो एक्सेलरेशन होते हैं, वन टुवर्ड्स द रेडियस एंड अदर टुवर्ड्स द टेंजेंट। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है। सवाल ये है कि अगर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने देखी थी, एक्सेलरेशन वाज v²/r और इट इज ω²r एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वाज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन अपने आप तो नहीं आता। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन की सबसे बड़ी वजह होती है फोर्स। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पाया जाता है और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ये एक्सेलरेशन जिस फोर्स की वजह से होता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमेशा आप याद रखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है। अगर ये फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो पूरी जो हमने सर्कुलर मोशन की स्टडी की है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेंट्रीपिटल फोर्स का ही है। किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करना हो तो बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के वो नहीं कर सकता। और जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं बल्कि रोल ऑफ फोर्स है जिसको डिफरेंट फोर्सेस प्ले कर सकते हैं।
अगर आप रिवाइंड करेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्म मिल ही जाएगी कि किस तरीके से दुनिया के अलग अलग रियल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं सर्कुलर मोशन के दौरान। हमारे लिए जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये डिस्कस करना कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल फार्मूला है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो है v²r या ω²r। इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा mv²/r या mω²r। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरी जो बात याद रखनी वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। नाम से ही पता चलता है, नाम में सेंट्रीपिटल आ रहा है, सेंट्री जिसमें आप सेंट्रम या सेंटर पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इट्स अ सेंटर सीकिंग फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ बॉडी पर लगता है जब भी कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती। तो दिस इज वन सेक्शन अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी करेगा तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mv²/r या mω²r। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की स्टडी करते हैं तो उसके साथ साथ एक फोर्स है सर्कुलर मोशन के अंदर जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्टडी करना है तो हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, क्योंकि अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हमारे लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना मुश्किल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? देखिए, जब भी हम मोशन की स्टडी करते हैं तो जहाँ पर खड़े होकर हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। बहुत आसान है, जहाँ पर भी खड़े होकर आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी बॉडी को देख रहे हैं कि मोशन कैसा कर रहा है, तो जहाँ पर खड़े होकर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो जाएगी। सो आपको याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को कहते हैं जहाँ पर खड़े होकर हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये दो तरीके की होती हैं, या तो इनर्शियल या तो नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस ये याद रखना है कि जहाँ पर खड़े होकर हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो रुकी हुई है जगह, अगर वो फ्रेम रुकी हुई है तो उसे इनर्शियल कहा जाएगा, और अगर वो फ्रेम अगर मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उसे कहा जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए उसको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लिफ्ट में चले गए और लिफ्ट में जाने का लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, नीचे एक्सेलरेट हो रही है, तो ऐसे वक्त में आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हैं, और अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो ऐसे वक्त में आप एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और क्या क्या बातें हमें मालूम होनी चाहिए। कंसिडर दिस एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप बाहर से इस ब्लॉक को देख रहे हैं, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। आपको ये लगेगा कि ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो पहले आप कहेंगे कि पहले तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एक्ट हो रहा है। तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एन और एम जी, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो जो नेट फोर्स इस बॉडी पर एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स निकालना है, मतलब ये दोनों फोर्सेस को हमें ऐड करना होगा। लेकिन ऐड करते वक्त हमें इसका वेक्टोरियल एडिशन करना होगा, मतलब डायरेक्शन देखकर एडिशन करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक एन ऊपर एक्ट हो रहा है और एम जी नीचे एक्ट हो रहा है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो होगा एन माइनस एम जी, राइट। अब ये जो फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये कि अगर हम इसका फोर्स इक्वेशन लिखें, अगर ग्राउंड पर खड़े होके इस ब्लॉक का फोर्स इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बिकम एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स इक्वेशन हो गया। कब? जब हमने इस ब्लॉक को लिफ्ट के बाहर खड़े होके देखा। अब दूसरे केस में आपको ये करना है कि आपको खुद लिफ्ट के अंदर चले जाना है और फिर आपको मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो ऐसे वक्त में अगर आप लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे, ब्लॉक को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ब्लॉक तो बिल्कुल वहीं रखा हुआ है, इट इज़ एट रेस्ट। आपने ऐसा फील भी किया होगा, अगर दो लोग लिफ्ट के अंदर चले जाएं और कोई पूछे कि बताओ दोनों उनमें से
अगर एक से पूछा जाए कि भाई दूसरा वाला किधर जा रहा है, कैसा मूव हो रहा है, तो बोले रेस्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू मी इज एट रेस्ट, वो तो रेस्ट पर होगा। तो अगर सपोज कीजिए कि आप भी लिफ्ट के अंदर चले गए और फिर आपसे कहा गया कि इसका फोर्स इक्वेशन बनाइए, तो फिर से आप बोलेंगे एक वेट एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लग रहा है, तो नेट फोर्स होगा n माइनस एम जी। बट इस केस के अंदर नेट फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये दोनों फोर्स इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इस वाले इक्वेशन में जब हम ग्राउंड पर खड़े होकर इसे ऑब्जर्व कर रहे थे तब हमारा आंसर आ रहा था n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो ये इक्वेशन चेंज हो जाए, बट ऐसा हो रहा है। अगर यही कैलकुलेशन जब हम लिफ्ट के बाहर की जगह अंदर जाके करते हैं तो ये वैल्यू आती है n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों में फ़र्क आ रहा है कि नहीं? जब हम बाहर से देख रहे हैं तो अलग और अंदर से देख रहे हैं तो अलग। तो क्या वजह है इसके डिफरेंस आने की? तो उसकी वजह है कि जब आप बाहर खड़े होकर इस मोशन को ऑब्जर्व करते हो तब आप इनर्शियल फ्रेम के अंदर होते हो, और जब आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हो तब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो। अब इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं न्यूटन लॉ के वो वैलिड हैं। मतलब ये कि हम न्यूटन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। बट जैसे ही हम ये यहाँ अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर तो आंसर गलत आता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर अप्लाई नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर करेंगे तो गलत आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी फ्रेम्स होती हैं जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती हैं, और ऐसे वक्त में अगर हमें न्यूटन लॉ उस पर अप्लाई करना हो तो क्या तरीका है? तो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर है जिसे कहते हैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाना। याद रखिए, सूडो फोर्स तभी आएगा जब तुम्हारी फ्रेम नॉन इनर्शियल होगी या फिर उस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो हम यहाँ पर एक फोर्स कंसिडर करते हैं और उसे कहते हैं सूडो फोर्स। तो अब हम उसे क्या कहेंगे? अब हम ये बोलेंगे कि कोई भी आदमी जब लिफ्ट के अंदर होगा और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो वो ये कहेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है। याद रखिए, जब भी कभी कोई भी इंसान एक ऐसी फ्रेम के अंदर होगा जो एक्सेलरेट हो रही है तो वो क्या कहेगा कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर क्या लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। जैसे अगर मैं चले जाऊँ एक लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है। अब सूडो फोर्स लग रहा है तो उस सूडो फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है, और क्योंकि वो फोर्स है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में भी सीख लेते हैं। हमेशा ये बात याद रखिए, सूडो फोर्स की डायरेक्शन फ्रेम की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। जैसे कि इस केस के अंदर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन नीचे बनेगी, और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर बनानी पड़ती। सो याद ये रखना है कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन फ्रेम की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होती है। दूसरी चीज़, सूडो फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बहुत आसान तरीका है। सूडो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। आपको बॉडी के मास को फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए अगर इस बॉडी का मास m है और फ्रेम का एक्सेलरेशन a है तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू a। तो ये है सूडो फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है ma। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसके नेट फोर्स का फॉर्मूला बनाइए, नेट फोर्स में इसमें तीन फोर्सेस हो गए, एक mg, ma और नॉर्मल रिएक्शन। mg और ma तो वर्टिकली अपोजिट, सॉरी mg और ma तो एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma। ओके, और जो n है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इस वजह से ये दोनों फोर्स इसे बैलेंस करेंगे, इस वजह से mg प्लस ma n के बराबर हो जाएगा। भाई रेस्ट पर है ना, अगर हम फ्रेम में देखें तो mg प्लस ma दैट इज इक्वल्स टू n। और अगर इसमें से हम mg को n की तरफ ले जाएं तो हमारा ये इक्वेशन बनता है n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो नाउ चेक कि जब आप ग्राउंड पर खड़े थे और ग्राउंड पर खड़े होके जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपका आंसर आ रहा था n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma।
और जब आप फ्रेम में चले गए और सूडो फोर्स लगाया तब भी आपका वही इक्वेशन बना जो आपका ग्राउंड पे बन रहा है, सी दिस सेम आ रहा है. सो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑल्सो. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करेंगे तो एक सूडो फोर्स हमेशा कंसिडर करेंगे. उस सूडो फोर्स के बारे में याद रखना है कि उसकी डायरेक्शन फ्रेम से अपोजिट होती है और उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ओके, तो ये एक बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है. कंक्लूजन आपका ये होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हमेशा एक सूडो फोर्स लगेगा और वो सूडो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम और उसकी डायरेक्शन होगी फ्रेम के अपोजिट. अगर ये हम करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट आएगा, चाहे हम ग्राउंड से देखें या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जाके. ओके, अब इसी के आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असल में क्या है. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स के बारे में, सूडो फोर्स तब अप्लाई किया जाएगा जब हम किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होंगे. अब सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, सर्कुलर मोशन में हम हमेशा कहते हैं कि बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v²/r या फिर ω²r. ओके, अब सपोज कीजिए कि ये एक कार है और इस कार के अंदर जाके आप बैठ जाते हैं. अब जब कार के अंदर जाके आप बैठेंगे तो आपको ड्राइवर, एक्चुअल में तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है लेकिन ड्राइवर आपको क्या लगेगा, रेस्ट पर है. बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट के केस में था. लिफ्ट के केस में हमें ब्लॉक रेस्ट पर दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर वो जो ड्राइवर है वो हमें रेस्ट पर दिखाई देगा. तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, आपको ये चेक करना है कि आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड है या नहीं है. मतलब जिस जगह पर बैठकर या जहाँ पर खड़े होकर आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेटेड है या नहीं. अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा. तो अगर आप इस कार के अंदर बैठ गए तो कार के अंदर एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है. और अगर ये कार सर्कुलर मोशन करते वक्त एक एक्सेलरेटेड फ्रेम बन जाती है, इसका मतलब इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा. अच्छा, सूडो फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताई थी, अपोजिट टू द फ्रेम. इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगा. अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हमने पढ़ा है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, v²/r. सो इसका मतलब इस पर जो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सूडो फोर्स है mv²/r. ओके, तो अब देखो एक बात वापस से याद रखो. पहले केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ग्राउंड पर खड़े होते हैं तो ग्राउंड फ्रेम रेस्ट है तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर और उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन अगर हम फ्रेम के अंदर चले जाएं तो फ्रेम के अंदर जाने के बाद हमें बॉडी रेस्ट पर दिखेगी. तो ऐसे वक्त में हम कहेंगे कि भाई अब तो फ्रेम मोशन में आ गया है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, एक सूडो फोर्स, और उस सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द फ्रेम. अब इस फोर्स को सर्कुलर मोशन में, इस सूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल नाम दिया गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जिसे हम सूडो फोर्स कहते हैं और ये तब हम कैलकुलेट करते हैं जब हम फ्रेम में चले जाते हैं और वो फ्रेम एक्सेलरेटेड है. जैसे उस लिफ्ट के अंदर जब गए थे तो लिफ्ट के अंदर जाने के बाद हमने एक सूडो फोर्स कंसीडर किया था, याद है, और जब लिफ्ट के बाहर थे तब क्या सूडो फोर्स कंसीडर किया था, नहीं. तो उसी तरीके से अगर हम सर्कुलर मोशन को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे वक्त में हम कहेंगे कि भाई इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन करती ही नहीं है. लेकिन जब हम बॉडी के अंदर जो सर्कुलर मोशन कर रही है, जो गाड़ी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके अंदर जाके अगर बैठ जाएं तो ऐसे वक्त में हम क्या कहेंगे कि भाई वो जो ऑब्जर्वर है या जो ड्राइवर है वो हमें रेस्ट पर दिखेगा. जाहिर सी बात है वो रेस्ट पर ही दिखेगा आपको. तो अगर वो ऑब्जर्वर रेस्ट पर हमें दिखाई दे रहा है तो तब हम कैसे बोल सकते हैं उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स तो तभी एक्ट हो रहा है जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है.
लेकिन अगर आप अंदर बैठ के ड्राइवर को ऑब्जर्व करेंगे तो वो तो आपको रेस्ट पर दिखेगा। तो उस वक्त कोई भी अक्लमंद आदमी ये नहीं कहेगा कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसी बॉडी पर एक्ट होता है जो सर्कुलर मोशन करती है। तो बाहर से देखेंगे तो लगेगा हाँ ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन अगर अंदर बैठ जाएंगे तो ड्राइवर रेस्ट पर दिखेगा, तो फिर थोड़ी आप कह सकते हो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो फिर आप उसका जवाब ये देंगे कि अंदर बैठने के बाद ये हमें रेस्ट पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो फ्रेम है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो फिर इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स एक्ट होगा जिसे सूडो फोर्स कहा जाएगा। और सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स एक्ट होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अब क्या बात ध्यान में रखनी है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमको याद रखना है कि इसे अप्लाई कब करेंगे, जब फ्रेम रेस्ट पर होगा और पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। और वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, फ्रेम रेस्ट पर है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर। तब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम हमारा फ्रेम चेंज कर देते हैं तो अब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, और इसमें बिल्कुल बात उल्टी हो जाएगी। इसमें फ्रेम रेस्ट पर था, इसमें फ्रेम एक्सिलरेट करेगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर पर। और फिर जो दूसरी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है कि जैसे हमने कहा था पार्टिकल एक्सिलरेटेड फ्रॉम इज एक्सिलरेटिंग एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। जब हम इसमें बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट पर है, तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो कहेंगे कि पार्टिकल मूव हो रहा है और जो फोर्स उस पर लग रहा है वो टुवर्ड द सेंटर और फ्रेम हमारा रेस्ट पर। लेकिन अगर हम अंदर चले जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फ्रेम में बैठकर जब हम पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल रेस्ट पर होगा। तो दिस इज अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये बोल के कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एट ए टाइम बॉडी पर लगते हैं और एक साथ उसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं करना है। याद ये रखना है कि ग्राउंड फ्रेम पर खड़े होकर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, याद रखिए ग्राउंड फ्रेम पर खड़े होकर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसीडर करेंगे और उसकी डायरेक्शन लेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर हम फ्रेम के अंदर चले जाएंगे जो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठेंगे और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अगर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तब उस वक्त हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और फिर उससे बताइए कि आप इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे। एक एग्जाम्पल रखिए, सपोज कीजिए एक कार टर्न ले रही है एक रोड पर, गाड़ी एक टर्न रोड पर आती है और एक टर्न लेती है, आप बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आप क्या कहेंगे कि गाड़ी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे गाड़ी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अब अगर हम ये कहें कि गाड़ी एक कर्व्ड रोड पर है और हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के अंदर बैठे हैं, जब गाड़ी टर्न लेती है तो फिर ड्राइवर पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो अब हम कहेंगे कि ड्राइवर पर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब कंसीडर किया जाएगा जब आपकी फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड होगी। अब इसमें बताइए तीसरा सवाल कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं लेना है? अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसीडर क्यों नहीं करना है? तो उसका आंसर ये होगा कि जब गाड़ी में बैठ के आप ड्राइवर को ऑब्जर्व करोगे तो वो तो आपको रेस्ट पर दिखेगा, और अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फिर वो सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा।
भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, तो रेस्ट ऑब्जेक्ट पे थोड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक साथ किसी भी बॉडी पर नहीं कंसिडर किए जाएंगे, अगर फ्रेम चेंज होगी तब अप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स से सारे कैलकुलेशंस नहीं किए जा सकते, ज़रूरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में स्टडी करना। तो एक बात याद रखिए कि अगर सिर्फ आप सेंट्रीपिटल फोर्स से ही सर्कुलर मोशन की कैलकुलेशन करना चाहें तो इट इज़ पॉसिबल, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर नहीं भी करते, लेकिन ये कंसेप्ट इसीलिए लाया गया कि कुछ कैलकुलेशंस और कुछ कंडीशंस अगर हमें स्टडी करनी है सर्कुलर मोशन के बारे में, तो सेंट्रीफ्यूगल से उस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और सबसे ख़ास बात ये कि सर्कुलर मोशन में अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करके अगर मोशन की स्टडी करते हैं तो हमारे लिए समझना और हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है बनिस्बत इसके कि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे होते हैं। इस टॉपिक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको आगे के टॉपिक्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब पता चलेगी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लिए कितना काम आएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग को कितना आसान कर देगा। क्योंकि आगे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी है जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट को लगा के जो है स्टडी करेंगे। ओके।